स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं मैथ 301 एंड 201 लेक्चर नंबर 38 है। टॉपिक हमारा वेक्टर फील्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड क्या होती है, हमने कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड ही फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। भाई स्टार्ट में आए इन जनरल द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल सी, जो ये हमारे पास इंटीग्रल दिया गया है between two started point A and B dependent on the particular path of integral followed। यानी कि ये जो started point A हैं और B हैं, ये जो started point हैं ये dependent on the path होते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास है line integral between A and B is independent on the path of integration between two end points। वो स्टार्टेड पॉइंट थे और ये एंड पॉइंट है, यानी कि जो इसके एंड पॉइंट हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं ऑन द पाथ। जो स्टार्टेड पॉइंट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं और जो एंड पॉइंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ये आपने याद रखना है। आगे हमारे पास है वेक्टर फील्ड एफ सेट टू बी कंजर्वेटिव। अगर हमारे पास ये दोनों हमारे पास जो स्टार्टेड पॉइंट है वो डिपेंडेंट और जो एंड पॉइंट है वो इंडिपेंडेंट हो, तो वेक्टर फील्ड एफ सेट टू बी कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड कहलाएगी। ठीक है, फॉर क्लोज पाथ इन कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड में जो इंटीग्रल होता है हमारे पास इक्वल टू 0 हो तो ये भी कंजर्वेटिव वेक्टर ही फील्ड कहलाएगी। अगर कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड इफ़ ये हमारे पास ये दी गई है तो हमारे पास क्लोज ए पाथ ए के लिए जो कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है C1 के लिए ये है और C2 के लिए ये है। बट यहाँ हम ले रहे हैं कि C2 एंड C2 की जो पाथ की वैल्यूज़ हैं तो B से A तक जो इसकी वैल्यू आ रही है ये से ये इसके अपोजिट है, इस C2 के A से B तक और ये B से A ये इसके अपोजिट हैं, तो ये नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, फॉर क्लोज पाथ के लिए यानी कि जो हमारे पास अगर एक क्लोज पाथ है तो इसके लिए क्या है कि हमारे क्लोज पाथ के लिए ये हमारे प्लस हो रही है। ठीक है, A क्लोज पाथ यानी C1 से C2 यानी C1 से A से B तक प्लस एंड B से A तक जो हमारे पास पाथ बन रहा है वो क्लोज पाथ कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो वेक्टर फील्ड इसकी होगी वो इक्वल टू 0 होगी, तो हम कह सकेंगे कि हमारे पास जो क्लोज पाथ की जो वेक्टर फील्ड है वो वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है। आगे हमारे पास एग्जांपल है इफ़ एफ इस दिस, ये हमारे पास एफ दिया गया है। एवेलुएट करना है हमने लाइन इंटीग्रल को एफ डी आर बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी के दरमियान हमने लाइन इंटीग्रल को फाइंड करना है। जहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट दिए ए और बी, यहाँ पे अलॉन्ग ए पाथ ए में अलॉन्ग द कर्व सी उस पैरामेट्रिक इक्वेशन, और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई है एक्स इज इक्वल टू यू, वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर एंड जी इज इक्वल टू 3u। ओके, हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए को फाइंड कर लेते हैं। तो एफ की वैल्यू है हमारे पास 2x आई वाई जी आई प्लस एक्स स्क्र जी जे प्लस एक्स स्क्र वाई के। ठीक है, तो जो इन पैरामेट्रिक इक्वेशन की वैल्यूज़ हैं ये x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू यू स्क्र, ये टू यू नहीं होना था, यू स्क्र होना था, z इज इक्वल टू 3u आ है। ठीक है, तो जब हमने इसको डेरिवेट किया तो dx इज इक्वल टू du, dy इज इक्वल टू 2u du। ओके, एंड dz इज इक्वल टू 3du। ओके, यहाँ पे हमारे पास f की वैल्यू ये दी गई है और dr की जो वैल्यू होती है वो हमेशा dxi प्लस dyj प्लस dzk होती है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास इसकी जो आपस में मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमारे पास x के साथ i के साथ i, j के साथ j और k के साथ k की मल्टीप्लिकेशन होगी। तो i के साथ जो i की डॉट प्रोडक्ट होता है वो 1 के इक्वल होता है, j का j के साथ जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, जो k डॉट k होगा वो भी 1 के इक्वल होगा। तो इस जो i की जगह यानी कि 1 1 1 आएगा, तो यहाँ पे इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ dx मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ हम करेंगे तो dy और इसके साथ dc होगा। ओके, अब हम इसको चेंज कर रहे हैं किस फॉर्म में, u की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। इस पूरे फंक्शन को हमने एफ डी आर फंक्शन को हमने u की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो फॉर यानी कि इसकी जगह हम u की वैल्यू पुट करेंगे, यानी x y z की जगह हम u की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की जगह हमने u की वैल्यू पुट की, y की जगह हमने क्या पुट किया, यू स्क्वायर पुट किया एंड जो z की जगह हमने क्या पुट किया, z की जगह हमने 3u पुट किया। ओके, एंड dx की जगह हमने क्या पुट करना है, dx की जगह हमने du पुट करना है। ओके,
तो यहाँ हम डी एक्स की जगह जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो 6 आया। u की जो पावर थी वो u से u मल्टीप्लाई u की पावर 3 एंड u की पावर 4, u की पावर 4 डी यू। ओके, अब हमने इसकी जगह हमने x और g की वैल्यू पुट की, तो x की जगह हमारे पास वैल्यू क्या थी, u थी, तो u का स्क्वायर बने, u का स्क्वायर बना, और यहाँ g की वैल्यू 3u थी, तो 3u पुट किया, तो d हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो भी 6 की पावर 4 डी यू आ रही थी। अब अभी इसकी जगह हमने पुट करनी है वैल्यू एक्स स्क्वायर की जगह हमने एक्स की जगह हमने यू को पुट किया, और वाई की जगह हमने 2u को पुट किया, एंड डी सी की जगह हमने 3du को पुट किया। तो जब इसको पुट किया तो हमारे पास 3 की पावर 3u की पावर 4du आया। तो आपस में जब इसको देखा तो हमने एडअप किया तो हमारे पास 12 और 12 प्लस 3 कितना हुआ 15 की पावर 15u की पावर 4du आया। ठीक है, अब हमने लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इन u आर, यानी कि जो हमारे पास u की फॉर्म में जो लिमिट्स इसकी दी गई हैं, हमने क्या फाइंड करना है कि लिमिट्स इसकी क्या हैं, u की फॉर्म में 0 से 2 तक है, तो हमने इसकी लिमिट्स 0 से 2 तक पुट की और यहाँ पे हमने फंक्शन को लिख लिया। ठीक है, फंक्शन हमारे पास आ रहा था 15u की पावर 4 और du। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन का अप्लाई किया तो हमारे पास इंटीग्रेशन में हमारे पास इसकी जो ये हमारे पास सेम रहेगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको हम शायद बाहर भी ले लें तो कोई मसला नहीं। इसके साथ ये मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास टोटल जो इसकी पावर आई वो 3u की पावर 5, इसकी जो लिमिट्स थी वो 0 से 2 तक थी। दैट इज़ इक्वल टू जब हमने इस लिमिट अप्लाई की, यानी कि u की जगह हमने 2 लिखा, तो ये इसको हमने मल्टीप्लाई किया और इसके आगे तो 0 आना था, तो हमारे पास 96 इसका आंसर आया। अब b को फाइंड करना है, तो b को फाइंड करने हमने फिर इसकी डायग्राम अप्लाई करते हैं। ये लॉन्ग है, बहुत ही लॉन्ग है, लेकिन आता नहीं है, सॉल्व करवा देता हूँ। तो एफ डी आर दिस इज इक्वल टू दिस, एफ ऑन डी आर की जगह हमने यही हुई, हमने ये वाली इसकी वैल्यू यहाँ पे अप्लाई की, यानी कि यही वैल्यू हमने इसके फंक्शन में लिखी और हमने C1 को फाइंड करना है। तो C1 कहाँ से कहाँ तक था हमारे पास, C1 हमारे पास था ये, C2 हमारे पास ये दिया गया था, याद रखना आपने, C3 हमारे पास ये दिया गया था। तो अब हमने इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि x की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह भी हम इसकी 0 की वैल्यू पुट करेंगे, और dy की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इसका जो आंसर आएगा, यानी कि इसके आंसर 0 आया, ये भी 0 एंड ये भी 0, तो टोटल हमारे पास 0 आया। तो 0 की जो इंटीग्रेशन होती है वो 0 ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इन सेम वे वी कैलकुलेट इंटीग्रेशन C2 एंड C3, यही हम इसी तरह हम इसके C2 एंड C3 का इंटीग्रेट करेंगे। तो C2 के लिए हमारे पास लिमिट्स ये उन्होंने C2 के पॉइंट्स दिए थे, ये थे x की इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने पहले x का फाइंड किया, अब y एंड z का फाइंड करेंगे, y एंड z का। तो y का फाइंड कर रहे हैं तो x की वैल्यू हो जाएंगी, क्योंकि x y का फाइंड कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 0। तो जब हमने dx जब इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास dx इज इक्वल टू 0 एंड dz इज इक्वल टू 0। तो dz की हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, dx की जगह हम 0 की वैल्यू पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास x 0 आ रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। हमारा C2 भी 0 है एंड C3 हमारे पास है, वही सेम फंक्शन है, तो हम y एंड x लेंगे, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। तो x का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास 0 आया, y का डेरिवेटिव लिया तब भी 0 आया। तो यहाँ पे जब हम 0 की वैल्यू अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे इस फंक्शन में, टोटल फंक्शन में, तो हमारे पास ये भी आएगा इस तरह का कुछ। ठीक है, dz ये आएगा हमारे पास 0 0, एंड जो हमारे पास 0 से 6 तक इस तरह लिमिट आई, इस तरह हम देखते हैं कि ये 0 से 6 तक कैसे, यानी कि ये हमारे पास हमने z फाइंड कर रहे हैं, तो z की हमारे पास लिमिट थी वो 0 से 6 तक थी, तो हमने इसकी लिमिट अप्लाई की 0 से 6 तक, तो 16 dz बना। तो 16 dz को हमने इसकी लिमिट अप्लाई की तो वो 96, और c जो हमारे पास 3 था वो भी f 96 आया। ठीक है, C2 हमारे पास 0 96, अब हमने इसको एडअप किया तो हमारे पास ये टोटल का टोटल 96 आया। अब हम इसको कर रहे हैं क्या, लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ 2 पाथ, यानी कि हमारे पास जो 2 पॉइंट हैं वो लाइन इंटीग्रल इंडिपेंडेंट हैं, तो ज्वाइन सेम 2 एंड पॉइंट,
एंड इंडिकेट एफ इज़ कंजर्वेटिव फील्ड। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे टू एंड पॉइंट्स को, तो ये हम कह सकते हैं कि एफ जो इज़ है वो कंजर्वेटिव है। तो हम इसके लिए हम कर्ल एफ लेते हैं, तो एक्स आई जे की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए कि अब आई के लिहाज से हम इसकी ले रहे हैं वैल्यूज़, तो ये और ये मल्टीप्लाई होंगे और ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये पार्शियल वाई के हिसाब से इंटीग्रेशन है, तो हम इसको ये भी इसके साथ पार्शियल जो है ये वाई के साथ वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू बचेगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई। यहाँ पे दे देखें ये हमारे पास जी के साथ जी कैंसिल हो जाएगा और एक्स की स्क्वायर की वैल्यू आएंगी, यहाँ पे माइनस ये भी ज़ीरो होगा। यहाँ पे इसी तरह हम जे के लिहाज से लेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू है, यानी कि ये भी कैंसिल और ये, तो ये और ये और ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये बचेगा और ये हम पे यही बचेगा, ये टोटल का टोटल इक्वल टू होता है ज़ीरो के। जब हमारे पास ये फंक्शन ज़ीरो होगा तो हमारे पास 3 टेस्ट हो जाते हैं। सो 3 टेस्ट कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन वेक्टर फील्ड इज़ कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो जब हमारे पास ये 3 अप्लाई किए तो हमारे पास ये पता चला कि हमारे पास वेक्टर फील्ड इज़ कन्वीनियंट, ठीक है। हमारे पास ये जो कंडीशन है कन्वीनियंट, ओनली वन दिस कंडीशन कैन बी अप्लाई एज ए कन्वीनियंट। हमारे पास एक कंडीशन है जो एक अप्लाइड की जाती है एज ए कन्वीनियंट, ठीक है। डाइवर्जिंग थ्योरम क्या है? डाइवर्जिंग थ्योरम में हमारे पास क्या होता है कि फॉर क्लोज सरफेस के लिए एस के लिए हमारे पास जो रीजन होता है इन वेक्टर फील्ड में उसको हम वॉल्यूम से शो करते हैं। तो हमारे पास जो अगर हमारा ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है, अगर ये इसके इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम इंटीग्रल ट्रिपल ऑन द लेफ्ट साइड कैन बी एक्सप्रेस एज ए सरफेस इंटीग्रल। हम इसको एज ए सरफेस इंटीग्रल भी कहते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, यानी कि हमने यहाँ पे जो वैल्यू वी आ रही थी इसको हम ये इक्वल है इसके, तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सरफेस इंटीग्रल ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास क्या होती हैं, एक्स वाई सी होता है। तो एक्स वाई जी के लिए हमारे पास जो इंटीग्रेशन के साइन होंगे वो हमारे पास 3 होंगे, यानी कि 3 इंटीग्रल होंगे। तो यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल है उसको देख लेते हैं। इस एग्जांपल में क्या है कि वेरीफाई द डाइवर्जिंग थ्योरम ऑफ द वेक्टर फील्ड। डाइवर्जिंग थ्योरम हमने फाइंड करना है, वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हमारे पास एफ ये दिया गया है और ओवर द बाउंडेड बाय प्लान के लिए हमारे पास ये इसकी वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, डाइवर्जिंग फील्ड फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू हम इसकी फाइंड कर लेते हैं। तो हम इसके लिए लेफ़्ट साइड की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो डाइवर्जिंग के लिए एफ़ के लिए हम क्या लेंगे, डाइवर्जिंग एफ़ के लिए हम इसके डेल एफ़ लेंगे। तो डेल की वैल्यू हमारे पास ये आ रही थी, एफ़ की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर आई प्लस जी जे प्लस वाई के, तो ये इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। हम इसकी वैल्यू में यहाँ पे इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट के साथ आई कैंसिल हो जाएगा, वाई के साथ जे के साथ जे एंड जी के साथ के साथ के आएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में और ये हमारे पास जो इसका जो आंसर बचेगा वो 2x की फॉर्म में बचेगा। यहाँ पे 2x को हम जब इस फंक्शन में यानी कि यहाँ पे डाइवर्जिंग f में पुट करेंगे तो हमारे पास इस तरह का कुछ फंक्शन आएगा, ये वाला फंक्शन इस तरह का आएगा। और यहाँ पे हम डी वी हमारे पास क्या होता है, डी वी हमारे पास होता है डी सी डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं। यहाँ पे हमने अप्लाई करना है लिमिट्स को, तो लिमिट्स कहाँ से अप्लाई करते हैं, लिमिट्स हम हमें इस जी वाई एंड एक्स के लिहाज से अप्लाई करें। जी की लिमिट्स हमारे पास क्या थी, जी की लिमिट्स हमारे 0 से 2 थी, एक्स की लिमिट 0 से 1 थी एंड वाई की लिमिट 0 से 3 थी। तो इसी लिहाज से हम यानी कि जी हमारे पास अंदर की साइड पे है तो इसकी लिमिट्स भी अंदर की साइड पे होंगी 0 से 2 तक, यानी कि 0 से 2 तक इसकी लिमिट्स आई। आगे हमारे पास है वाई की लिमिट्स थी 0 से 3 तक, तो इसकी 0 से 3 तक लिमिट आई। एक्स की लिमिट से 0 से 1 तक, तो ये भी 0 से 1 तक आई। यहाँ पे हमने अंदर वाली लिमिट्स यानी कि फंक्शन को सॉल्व करना है डी जी के लिहाज से, तो डी जी के लिहाज से हम करेंगे तो हमारे पास जो इसकी लिमिट्स अप्लाई करेंगे साथ में इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे पास 6 आएगी, ठीक है। अब बी के लिहाज से हमने इस सरफेस को फाइंड करना है, तो यहाँ पे ये देखिए कि हमने फाइंड करना है बी के लिहाज से, तो ये वाला इस राइट साइड वाला, तो इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। पहले तो हम इसका पावर पीछे भी देख चुके हैं कि डी एस इज इक्वल टू डी एन की हेड और डी एस, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट डी एन हेड यूनिट वेक्टर को शो कर है। तो हमने क्या करना है कि टू फाइंड करना है इसका टोटल सरफेस कंसिस्ट जो हमारे पास कंसिस्ट ऑफ 6 सेपरेट प्लान सरफेस डोनेटेड बाय S1 S2 एंड S6 तक, ठीक है। हमने इस फिगर में भी बताया गया।
तो हमने इसका सरफेस फाइंड करना है। तो फर्स्ट एफ बी दिया है हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेस फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद S1 को फाइंड करके S2 को टॉप को, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे। उसके बाद जो हम इसके जो टोटल का फंक्शन है उसको सम अप करेंगे तो हमारे पास वो होगा 0 के इक्वल, यानी कि यहाँ पे 0 के इक्वल आ रहा है। तो ये 5 एंड S6 फाइंड करें तो हमारे पास ये, इसको जब हम ऐड अप करेंगे तो वो भी 6 के इक्वल आएगा। तो फ्राम आवर प्रीवियस वर्क इन सेशन ए, यानी कि जो हमारे पास सेशन ए था, यानी कि ये जो फंक्शन था ये भी 6 के इक्वल था और ये भी फंक्शन 6 के इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू दिस। तो ये जो हमारे पास आ रहा था फंक्शन के डाइवर्जिंग थ्योरम, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू इक्वल थी इसके। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल है, ट्रिपल इंटीग्रल ऑन द लेफ्ट साइड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सरफेस इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल ऑन द राइट साइड। ठीक है, आगे है स्टोक थ्योरम। स्टोक थ्योरम में क्या होता है कि if f is the vector field exists over the open surface S and around its boundary closed curve C, then this is equal to this। ठीक है, अगर ये पहले भी एक ऊपर बताया है कि वो अगर इसके इक्वल हो तो हमारे पास एक फंक्शन ये फंक्शन इसके इक्वल हो तो ट्रिपल इंटीग्रल हमारा जो होता है वो लेफ़्ट साइड की जो हमारे पास राइट साइड पे दिया गया उसके डबल इंटीग्रल के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम है, इंटीग्रल कर्ल एफ डी एस इक्वल टू ये क्लोज जो इंटीग्रल दिया गया है डी आर इक्वल टू है। तो हम वी कैन एक्सप्रेस द सरफेस इंटीग्रल इन टर्म ऑफ अ लीनियर इंटीग्रल अराउंड द बाउंड्री कर्व, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ये MCQs में भी आता है। ठीक है, आपने याद रखना है। तो अगर ये हमारा ये इसके इक्वल है तो हम कह सकते हैं इट दिस मीन दैट वी कैन एक्सप्रेस। ठीक है, तो आगे हमारे पास एग्जांपल है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेन चीज़ इसमें यही है कि हमने वेरीफाई करना है स्टोक्स थ्योरम को। स्टोक थ्योरम किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि ये इक्वल होगा इसके, तो हम कह सकते हैं कि स्टोक थ्योरम वेरीफाई हो गया हमारा। तो सरफेस दिया गया है और FP दिया गया है। ठीक है, ऑन द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास ये z इज इक्वल टू बिलोंग कर रहा है 0 के इक्वल, तो हम z को 0 ही पुट करेंगे। ठीक है, तो 0 के इक्वल है तो हम 0 पुट करेंगे। तो हमारे पास जब इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये कन्वर्ट कर देंगे इसको पोलर फॉर्म, यानी कि x की हम ये वैल्यू लेंगे और y की हमारे पास ये वैल्यू और z की हमारे पास तो पहले 0 आ रही थी 0 लेंगे। तो जब हम इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे तो साथ में इसकी लिमिट्स किस तरह अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये सर्कल की इक्वेशन है। तो लिमिट जो थीटा की होगी वो 0 से लेकर 2 पाई तक होगी। तो हम इसकी थीटा की वैल्यू अप्लाई करके इसकी लिमिट्स अप्लाई करके साथ में हम इसको फंक्शन को ऐड अप करेंगे, यानी कि इसकी जगह हम क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास 4 साइन थीटा इंटू -2 साइन थीटा डी थीटा -2 कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, जब हम इस पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास और इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये इसका जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा -12 पाई। ठीक है, अब हम b के लिए ऐसे कर रहे हैं कि तो फर्स्ट डी एस की जगह हम क्या लेंगे, पहले भी आपको बता चुका हूँ डी एस की जगह हम n हैड डी एस लेंगे। ठीक है, तो n हैड डी एस की जगह हम यहाँ पे f का फंक्शन है तो फंक्शन के लिहाज से हम इसकी वैल्यू n की वैल्यू फाइंड करेंगे, कर्ल f की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले तो हम। ठीक है, फिर उसके बाद n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, ये आ रही थी हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे कर्ल f की जगह इसकी वैल्यू है ये लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद n ds की जगह हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। हमारे पास n की वैल्यू ये आ रही थी और ds साथ में आ जाएगा। जब हमारे पास क्योंकि ये 2 है डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे इसकी जुबैर ले लेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा और साथ में आपस में इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे डॉट लिहाज से, तो हमारे पास ये आएगा इस तरह का कुछ। ठीक है, तो अब हमने इसको क्या करना है कि हमने पोलर फॉर्म यानी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पिछले पार्ट में हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो अब हम इसको 5 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्योंकि हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि उसमें पोलर में लिया था तो थीटा की जगह हम यहाँ पे साइन के साथ 5 लेंगे पीछे। ठीक है, तो हम इस तरह इसको 5 के से कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास इस तरह का जो इसका लास्ट आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, 12 पाई -12 पाई। तो हम कह सकते हैं कि यानी कि जो हमारे पास ये और ये इक्वल हैं तो दिस हमारा जो
स्टोक थ्योरम है वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, जो लास्ट मेरे ख्याल में लेक्चर होता है एंड दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।